Hello students, I am Akriti Srivastav, an assistant professor in Dayal Group of Institution. This is your lecture third. Today we are going to start a new topic, that is a money lender. In the last lecture we have discussed about the indigenous bank. Now today our next topic is money lenders. देखिए, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने बताया था कि ये जो इंडिजिनस बैंक्स होते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे ये कॉमर्शियल बैंक से कनेक्ट होते हैं, बट फिर भी हमें इन डिफेक्ट्स का और डिफॉल्ट्स का सामना करना पड़ता है इनमें. सेम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हमारे मनी लेंडर्स भी आते हैं. मनी लेंडर्स क्या होते हैं? ये हमें पैसे देते हैं. जैसे आप उनसे कोई भी अपना जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है आप उनको देंगे, वो उसके बदले आपको पैसे देते हैं, और पैसे देने के बाद वो आपसे कोई सिक्योर्ड तरीके से पैसे नहीं आपको प्रोवाइड करेंगे. बस एक ठीक है आप गए, जैसे पुराने टाइम में होते थे, महाराजा होते थे, साहूकार होते थे, ये लोग किस तरीके से देते थे? आप अपने प्रॉपर्टी पेपर्स उन्हें देते थे, वो उस टाइप से आपको अमाउंट पे कर देते, लेकिन वो सिक्योर्ड तरीका नहीं था. सो दैट्स वाई इसको अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर में आता है ये. तो इसलिए अब हम इसे मनी लेंडर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये आज भी कई जगहों पर फॉलो है, हम भी फॉलो करते हैं. कितने लोगों से हम पेपर्स और प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह दे के पैसे ले लेते हैं, लेकिन इसको फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड ही माना जाता है. तो इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए. तो देखिए, इसमें सबसे पहला है कि ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी है कि एक टाइप ऑफ मनी लेंडर होता है जो प्रोफेशनल होता है, एक टाइप ऑफ मनी लेंडर होता है जो नॉन प्रोफेशनल होता है. जो प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं वो आपको जो अमाउंट देते हैं वो प्रोफेशनली देते हैं. यूजुअली क्या होता है कि उनके पास लाइसेंस फॉर मनी होता है तो वो आपको अमाउंट दे देते हैं. लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं. अनऑर्गेनाइज का मतलब है वो कुछ भी आपको पे कर सकते हैं, कैसे भी पे कर सकते हैं, और आपको कितना एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं. उनके पास कोई भी रूल्स नहीं है. लेकिन हम क्योंकि ईजिली मिलता है उनसे पैसा, दैट्स वाई हम उनको जल्दी प्रेफर कर लेते हैं. क्योंकि अगर आप जैसे कहते हैं ना कि अरे बैंक के चक्कर हम लोग करेंगे, बहुत टेंशन हो जाएगी, बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इन जगहों पर जा कर के पैसे लेने की, तो ये लोग क्या करते हैं, हमें 1 और 2 डेज में प्रोसेस करके दे देते हैं. तो हम इनको ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं. लेकिन हमारा एक्सप्लॉयटेशन इनमें ज़्यादा है, ना कि कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक्स में. फीचर्स क्या होते हैं इनके? नंबर 1, मनी लेंडर मोस्टली लेंड देयर ओन फंड्स. क्यों हमें इतना नुकसान है इनसे? क्योंकि ये अपने फंड्स देते हैं, इनको कहीं बाहर से या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोई हेल्प नहीं है. दैट्स वाई ये हमें थोड़ा सा नुकसान है. भाई इनके अपने फंड्स है तो हमें ज़रूरत पड़ने पर कितना अमाउंट मिल सकता है इनसे, इसका भी कोई पक्का हमारे पास नहीं होता कि अगर हम जाएंगे और हमें अगर 30 लाख या 40 लाख की ज़रूरत है तो वो इनसे मिल जाएगा. नंबर सेकेंड पॉइंट है इनका, द बोरोवर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स आर मेनली इलिटरेट एंड इकोनॉमिकल वीकर. देखिए, जितने लोग लिटरेट हैं उनके पास समझ है, क्योंकि हम तभी दैट्स वाई हम कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे कनेक्ट करते हैं. लेकिन ये जो मनी लेंडर्स के पास कौन जाते हैं? जिनका प्रॉपरली जिन्हें नॉलेज नहीं होता इन कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में, तो वो ईजिली अडॉप्ट करने के लिए पैसे को वो उनके पास जाते हैं. तो जनरली वो इलिटरेट होते हैं या बहुत इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं जो इनसे हेल्प लेते हैं, और इसी का फ़ायदा ये मनी लेंडर्स लेते हैं. See, the loans of money lenders are highly exploitative in nature. अभी मैंने जैसे कि बताया, क्योंकि इनका कोई जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इनसे कोई इनका कनेक्शन नहीं होता, तो ये हमें एक्सप्लॉइट करते हैं. जो भी इनसे पैसे लेते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है. D, the credit provided by money lenders may be secured और unsecured. जो भी क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने मनी लेंडर से पैसे लिए हैं तो वो सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि वो मनी लेंडर कैसा है. नंबर E है, द लीडिंग ऑपरेशन ऑफ मनी लेंडर आर प्रॉम्प्ट, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल. जो लेंडिंग ऑपरेशंस होते हैं मनी लेंडर का वो प्रॉम्प्ट होता है. प्रॉम्प्ट होता है, इनफॉर्मल होता है और फ्लेक्सिबल होता है कि हाँ ठीक है, एक 2 दिन आपने बोला तो 1-2 दिन में आपको मिल जाता है. तो ये सब फीचर्स थे मनी लेंडर्स के. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में जो मनी लेंडर और इंडिजिनस बैंक है, दोनों ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है. तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन मनी लेंडर्स एंड इंडिजिनस बैंकर्स. नंबर फर्स्ट, प्राइमरी बिजनेस. जो मनी लेंडर्स हैं उनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो मनी लेंडिंग है, पैसे देना है. लेकिन प्राइमरी बिजनेस ऑफ इंडिजिनस बैंकर इज
नॉट बैंकिंग। वो तो उसमें कॉमर्शियल चीज़ें भी लेकर आते हैं ना, कॉमर्शियल चीज़ें मतलब अपना कमीशन बेस्ड जो बिजनेस है वो भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं इंडिजिनस बैंक में। और जो मनी लेंडर्स हैं उनका प्राइमरी बिजनेस भाई पैसे देना ही है, पैसे देना, इंटरेस्ट लेना, और उसी पे उनका पूरा लाइफ स्पेंड होता है कि भाई हर मंथ उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है और उनको एक तरह से उनकी सैलरी हो जाती है ये पर मंथ की। लेकिन जो हमारे इंडिजिनस बैंक होते हैं उनका ये कोई प्राइमरी बिजनेस नहीं है, वो अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर वर्क करते हैं और कमीशन बेस्ड वर्क करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है इनके बीच में कि मनी लेंडर्स डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। मनी लेंडर्स आपसे पैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख टू 2 लाख सबमिट है और आप चाहेंगे कि मनी लेंडर आपका पैसा अपने पास रख ले, तो नहीं, क्योंकि वो तो पैसा देना है ना उसे, उसका मनी लेंडिंग बिजनेस है, तो वो आपका डिपॉजिट रखेगा नहीं। इसके अपोजिट जो इंडिजिनस बैंक है वो पीपल्स के डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द मेन डिफरेंस। नंबर थर्ड है इंडिजिनस बैंकर्स जनरली लेंड फॉर ट्रेड और प्रोडक्टिव पर्पस। जो इंडिजिनस बैंकर्स होते हैं ये ट्रेड और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए अपने पैसों को लेंड करते हैं, लेकिन जो मनी लेंडर होते हैं वो कंजप्शन प्रोसेस के लिए मनी लेंड करते हैं। कंजप्शन प्रोसेस का मतलब है अपने मनी को सर्कुलेट करने के लिए, और उससे उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे उनको एडवांटेज मिलेगा इससे। नंबर फोर्थ, मनी लेंडर्स ऑपरेट इन अ लिमिटेड एरिया। जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके पास बहुत स्कोप नहीं होता, बहुत लिमिटेड एरिया में वो अपने पैसे दे सकते हैं। लेकिन जो इंडिजिनस बैंकर्स होते हैं उनके पास एक वाइड एरिया होता है अपने बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक से कनेक्ट होते हैं। नंबर 6, द इंडिजिनस बैंकर्स आर लार्जली अर्बन बेस्ड। जो इंडिजिनस बैंकर्स होते हैं वो अर्बन बेस्ड होते हैं, मतलब सिटीज़ में हम उनका जो प्रोसेस होता है वो सिटीज़ वगैरह में होता है, अर्बन एरियाज़ में होता है। लेकिन जो मनी लेंडर्स होते हैं वो आप मेनली देखेंगे वो रूरल एरियाज़ पे वर्क करते हैं, रूरल एरियाज़ में उनका ज़्यादा स्कोप होता है। नंबर 6, मनी लेंडर फंक्शन इन एन आइसोलेटेड मैनर। आइसोलेटेड मैनर का मतलब है उनके पास बहुत लिंक नहीं होते कॉमर्शियल बैंक से। लेकिन जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं उनके पास भाई लिंक है, क्योंकि वो जो हमारा एरिया है उनका वो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में कॉमर्शियल बैंक से लिंक होके, कोऑपरेटिव बैंक से लिंक होके वो काम कर रहे हैं। दैट्स वाई वो लिमिटेड नहीं होते, और जो मनी लेंडर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेक्ट्स की, कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हमें फेस करना पड़ता है मनी लेंडर्स में। नंबर 1, द मनी लेंडर्स हैव इनएडुकेट रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। जितने भी हमने बताया कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूरल एरिया पे काम करते हैं। तो रूरल एरिया पे काम करने में उनके पास जो रिसोर्सेज है वो इनएडुकेट है। इनएडुकेट का मतलब पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते, अपर्याप्त होते हैं। नंबर 2, द लोन्स ऑफ मनी लेंडर्स आर एक्सप्लॉयटेटिव इन कैरेक्टर। मैंने बताया था कि जो लोन्स होते हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो एक्सप्लॉयटेटिव हैं। तो उनका जो डिमांडिंग इंटरेस्ट होता है वो ऑब्वियस है कि हाईएस्ट होता है। इस तरीके से वो जो जनरल पीपल हैं उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। नंबर 3, द लोन्स आर मोस्टली प्रोवाइडेड फॉर कंजप्शन एंड अनप्रोडक्टिव प्रोसेस। जो भी वो पैसे देते हैं उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। उनका जो भाई पैसा है, भाई आपने डिमांड किया, उन्होंने सिक्योरिटी रखी, आपको पैसा दे दिया, तो उनका जो पैसा देने का तरीका है या लेने का है जो भी सिस्टम है वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव होता है। Number 4, the money lender give loans against standing crops. In this way, they compel the cultivator to sell their production at low prices. क्योंकि मनी लेंडर भाई उनकी प्रॉपर्टीज पर पैसा देते हैं पब्लिक की, तो भाई मान लीजिए कि अगर आप क्रॉप पे पैसे ले रहे हैं, आपने अपना कुछ क्रॉप्स है वो मनी लेंडर को दिया और उसके बदले में पैसे लिया, तो उन्होंने आपका एडवांटेज उठाते हैं वो, और आपको वो लो प्राइस पे अपना क्रॉप प्रोडक्शन जो आपका है उसको बेचने के लिए कहते हैं। तो इस तरीके से भी एक हाइड इफेक्ट होता है कि अगर वही आप मार्केट रेट पे बेचेंगे तो आपको ज़्यादा मिलता है। हाँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मनी लेंडर आपको तुरंत पैसे देता है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, उसका रेट वो लो कर देता है। नंबर 5, मनी लेंडर्स हैव नो यूनिफॉर्मिटी इन द मैटर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि नहीं अभी परसेंट, जैसे मार्केट में 10% चल रहा है तो वो 10% ही आपको देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में वो 10% दे सकते हैं, कल उनका मन बदल जाएगा, वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देंगे। सो दैट्स वाई मनी लेंडर से अमाउंट लेने का कोई मतलब नहीं है। हमें प्रॉपर कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल जो यूज़ है जो पैसे लेने का, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। मनी लेंडर्स और इंडिजिनस बैंकर्स से आप पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ के जो
प्रॉपर मॉडर्न टाइम में रेट्स चल रहे हैं उनको चेक करके ही हमें उनसे कनेक्शन करना चाहिए. तो क्लास टुडे दिस टॉपिक इज ओवर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड जिसमें हम कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच क्लास. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर.